Okay, let's go. 90 वर्ष तक ये राज किए हैं। उसके बाद मतलब क्रांतिकारियों ने इनको भगाया 90 वर्ष के बाद। नहीं देखो बेटा, मुद्दा ये है कि अंग्रेज़ों का देखा जाए तो ध्यान से सुनो। अंग्रेज़ों के 3 पड़ाव को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अंग्रेज़ भारत में कब आए? सन 1600 में। ठीक है। अंग्रेज़ों की भारत में जो पहला विजय था वो था प्लासी का युद्ध 1757 में, और वो भी मीर जाफ़र जैसे गद्दार के साथ धोखा करके। अंग्रेज़ों की दूसरी विजय, पहली विजय तो छल पर थी, प्लासी का युद्ध। देखो 1600 में ये भारत आए, इनको 157 साल लगभग लग गया। 1757 157 साल तक तो ये केवल व्यापार किए हैं, समझ गए? 150 साल, 1600 लेकर 1750 तक मान लो कि ये व्यापार किए हैं। 1757 में पहली बार इन्होंने परास्त किया भारत के एक नवाब सिराजुद्दौला को, ठीक है। और उसे परास्त करने के बाद में कैसे? धोखे से, छल से। दूसरा युद्ध इन्होंने किया 7 साल के बाद में, 1757 का प्लासी लड़े, उसमें धोखे से छल की और जीत गए अंग्रेज। दूसरा युद्ध फिर लड़े 1764 में, 7 साल के बाद में। 57 में प्लासी, 1764 में बक्सर। तो जो बक्सर का युद्ध लड़े, ये बक्सर का युद्ध अपने छल के बल पर नहीं, छल तो था ही, लेकिन इन्होंने अपने रणनीति और रण कौशल के बल पर और विज्ञान, आधुनिक हथियार जो थे उसके बल पर जीता और भारत के 3 राजाओं को परास्त किया एक साथ में। 1764 के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, ध्यान से सुन रहे हो ना, 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने पहली बार 3 भारतीय राजाओं को परास्त किया, जिसमें भारत का सबसे बड़ा जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम, दूसरा अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, तीसरा बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ये तीनों की सेना एक होकर के लड़ी बक्सर के मैदान में अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों ने अपने विज्ञान और तकनीक के बल पर इनको तीनों को परास्त किया और जीते। और उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि में पहली संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ करते हैं, दूसरी संधि शाह आलम के साथ में, जो मुग़ल सम्राट था अंग्रेज, उसके साथ करते हैं। इलाहाबाद की 2 संधि होती है। 1764 बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में अंग्रेज लोग मारते नहीं किसी भारतीय राजाओं को, यही तो देखो, उनका राज्य नहीं छीने, उनको जिंदा रखे हुए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनसे अभी जिंदा हो तुमसे लाभ लेना है। हमें अंग्रेज़ों को केवल धन चाहिए, वो अपनी पावर जमा रहे हैं कि रहो उनके अधीन, राज्य तुम ही करो लेकिन मेरे अधीन रहो, दादा मैं हूँ, दादागिरी मेरी चलेगी, नेतृत्व मेरा चलेगा। अंग्रेज ये चाह रहे हैं। और देखो कितनी चालाकी से, वो तुम्हें मार भी नहीं रहे हैं, लड़ने के लिए मार रहे हैं, वैसे धोखा करके नहीं कि छल से तुम्हें राजा को मार दें और राज्य प्राप्त कर ले। आदमी होता तो यही करता, भारतीय आदमी किसी तरह राजा मार, वो राजा नहीं मार रहे हैं, वो राजा को बलपूर्वक परास्त कर रहे हैं और उसको मार नहीं रहे हैं। उसको कह रहे हैं मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ, जाओ तुम राज्य करो अपना। और जानते हो क्या करना? इधर से अगर कोई विदेशी, फ्रांसीसी या कोई भी आक्रमण करेगा तो तुम रक्षा करना। और तुम तो, और कैसे रक्षा करोगे? अंग्रेज अपनी सेना देते थे, कहते थे मेरी सेना है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। तो देखो उनकी सेना रख गई और शासन तुम कर ही रहे हो, तुमसे अब पैसा वो ऐंठ ही रहे, और तुम भाई हो, भाई तुम्हारी भी तो सेना है, अपनी पहुँच है ना, रक्षा करोगे। तो वो दुश्मन से भी लाभ निकालना जानते थे। कौन? अंग्रेज। इसीलिए तो सक्सेसफुल थे कि दुश्मन को मार कर नहीं। और हमारे भारत के कुछ चाटुकार क्या कर रहे हैं? ये भारत के कुछ चाटुकार क्या कर रहे हैं? ये अंग्रेज़ों से चमचागिरी कर रहे हैं। ये साहब क्या कर रहे हैं? साहब हमारा भाई हमसे राज्य छीनना चाहता है, चलो उसको मारो। अंग्रेज़ों से मिलकर अपने भाई को मरवा रहे हैं, यही हो रहा है। अब देखो 3 राज्य आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद में 1764 में अंग्रेज जीत गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनके हाथ में आ गई, टैक्स कलेक्शन का अधिकार हाथ में आ गया, सरकार हाथ में आ गई, जिसको चाहे उसको पकड़ के मार सकते हैं कि धर तेरी यहाँ का मालिक मैं हूँ, टैक्स वसूली का अधिकार मेरा। 3 राज्य भारत के ले लिए कब्जे में, और 2 राज्य लड़ रहे हैं। कौन कौन? मैसूर और हैदराबाद और मराठा, ये भी दक्कन वाले, ये आपस में 3 के तीनों लड़ रहे हैं।
अब सीमा विस्तार उत्तराधिकार या तो क्या कर रहे हैं कि भैया यहाँ का राजा मैं बनूंगा, कोई कह रहा है पड़ोसी मैं बनूंगा, चाचा की लड़की का मैं बनूंगा, बुआ की लड़की का मैं बनूंगा। ये राज्य के लिए युद्ध हो रहा है भारत में। तो इसका लाभ कौन लेगा? अंग्रेज ही तो लेंगे, क्योंकि वो कूटनीतिक हैं। भारतीय जब तुम खुद ही जा रहे हो मदद मांगने, तो अंग्रेज क्यों नहीं मदद करेगा? और मदद करके तुम्हें जिताएगा, तुम राजा बन गए, उसके अधिकार में हो, क्योंकि बनाया तो उसी ने है ना। तो किंग मेकर बन जाते हैं अंग्रेज। बेटा इतने बुद्धिमान है, वो राजा बनना नहीं चाहते। ये देखो बुद्धिमानी, क्योंकि अगर अंग्रेज राजा बन जाते तो और राजा मिलकर इन्हें मार देते। इसीलिए राजा नहीं बन रहे हैं, राजा तो तुम ही रहो। कितना बुद्धिमानी है, यही तो इंटेलिजेंसी है बेटा, यही तो इंटेलिजेंसी है कि तुम दुश्मन को कैसा सलूक करते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मन को मारता नहीं, बल्कि उससे भी लाभ ले लेता है, और ये अंग्रेज कर रहे हैं। पर वास्तविकता में अगर आप अपने शत्रु की भी विवेचना कर रहे हैं, तो उस विवेचना में भी आप निष्पक्ष रहो कि दुश्मन ने भी अगर अच्छा किया है तो उसे मानो कि इसने अच्छा किया है, और उससे चूक हुई है तो उस चूक से तुम सीखो कि दोबारा ये चूक हम ना करें, क्योंकि दुश्मन चूक कर गया है। दुश्मन का विश्लेषण करके, दुश्मन को ऐसे नहीं कि उससे केवल दुश्मनी करो कि तुम्हें मार डालेंगे, तब कुछ नहीं कर पाओगे। विश्लेषण करो और उससे जो लाभ ले सकते हो ले लो। ये अंग्रेज कर रहे हैं। तो बेटा अब आपके सामने एक प्रश्न मैं दे रहा हूं इतना समझाने के बाद में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में व्यापार करने आई थी और कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य व अधिकार बढ़ा सकी। ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने राज्य को स्थापित कर सकी और बढ़ा सकी। तो अगर एक लाइन में इसका कोई जवाब पूछे तो इसका जवाब ये मत दे देना कि वो बड़े शक्तिशाली थे। वो शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि हम कमज़ोर थे, ये कहना। भारतीय राज्यों और भारतीय लालच की कमी थी, वो कमजोरी थी, लालच था, आपस में विद्रोह, क्रोध, प्रेम का ना होना। और वो इसीलिए शक्तिशाली थे कि एक 18 साल का लड़का अंग्रेजों का यूनियन जैक के झंडे बचाने के लिए 1000 भारतीयों के सामने अकेले तलवार निकाल सकता है। और यहाँ का आदमी होता तो कहता अपनी जान बचाओ। तो बेटा जहाँ पर प्रेम है उस देश में देखो बहुत प्रेम है, और जिस भी देश में प्रेम होगा ना, यही है राष्ट्रवाद, देश प्रेम। यहाँ पर तो देश प्रेम कहाँ है, यहाँ पर तो क्या आदमी का पारिवारिक प्रेम नहीं है, आदमी परिवार दुश्मन बना हुआ है। तो देश प्रेम क्या है, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। पहले परिवार प्रेम तो बनाइए, फिर देश प्रेम की बात हुआ करेगी।